सुप्रभात सभी को। आज अपने करने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप भी कॉपी पर उतार लें। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या विशेषता ला देता है और दूसरा परिवर्तन ला देता है। ठीक है, अब आपसे पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि विशेषता कौन सा शब्द ला रहा है या परिवर्तन कौन सा शब्द ला रहा है। आपसे केवल यही पूछेंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है या उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, ये दो बातें पूछेंगे। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पूर्व में लगकर। अपने कभी कभी बच्चे क्या बोल देते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में आगे कैसे लगेंगे भाई? आगे मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको बोला कि हाँ भाई राम बाजार जा रहा है, अब आगे लिखो। तो आप आगे कहाँ लिखोगे? आप राम बाजार जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि अब आगे लिखो। आगे कहाँ? इधर लिखोगे या इधर लिखोगे? आगे तो ये हुआ ना। तो जैसे ये है हार, एक मूल शब्द है। ठीक है, अब प्र उपसर्ग लगाना है तो प्र आगे लगेगा या पहले लगेगा? पहले लगेगा। समझ गए? प्र प्लस हार, ना कि यहाँ लगेगा, ये गलत है। ठीक है, अब ध्यान में रख लेना है अच्छी तरह से परिभाषा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। परिभाषा में आ जाएगा ऑप्शन कि वे शब्द किसी अर्थ शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में। नहीं, शब्द नहीं लगेंगे, शब्दांश लगेंगे। क्या लगेंगे? शब्दों के अंश लगेंगे। ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब उसके पूर्व में लगेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगले परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन कैसे करेंगे? देखें, ये है एक शब्द मान। मान का मतलब सम्मान करना। ठीक है, अब इसका मैंने आगे उपसर्ग लगा दिया, अपमान। बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब मान का क्या कर दिया? अपमान कर दिया। तो ये इसके अर्थ में क्या कर दिया है? परिवर्तन ला दिया है। अब देखें विशेषता कैसे लाएंगे? विशेषता, ठीक है, जैसे मैंने लिखा पुत्र, यहाँ लगा दिया सुपुत्र। अच्छा है जो पुत्र। पुत्र की विशेषता क्या है? कि वो अच्छा है। यहाँ मैंने उपसर्ग लगा दिया कुपुत्र, तो पुत्र की विशेषता क्या है? कि वो बुरा है। अब परिभाषा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, भूलोगे नहीं कभी भी। कॉपी में अच्छे से उतार लेना कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं। अब देखेंगे इसके कितने होते हैं भाई, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको। उपसर्ग होते हैं एक तो संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो कि जितने भी तत्सम शब्द होंगे ना, तत्सम जो कि संस्कृत से आए हैं शब्द जो और हिंदी में आ गए, संस्कृत वाले शब्द जो हिंदी में अपने उनका उपयोग करने लग गए, वे होंगे तत्सम। तो वे संस्कृत में कौन से उपसर्ग होंगे? तत्सम वाले। और हिंदी के उपसर्ग और कौन से? विदेशज। बहुत सारी अपनी जो हिंदी में बहुत सारी भाषाएं हैं ना, वो भी अपनी हिंदी में समाहित हो गई हैं भाई। अब वो भी तो, उनके भी तो उपसर्ग होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक होते हैं संस्कृत के अव्यय
वाले उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अपने कौन से करेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। फटाफट ये चारों आप उतार लो ताकि अपने आगे चलेंगे। ये करेंगे अपने संस्कृत के उपसर्ग। तो ये देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देखें, सबसे पहले तो आपको उपसर्गों को क्या पता होना चाहिए, इनके अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थ मैंने यहाँ साथ में ही लिख दिए हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। तो ये अभी कितने हुए हैं देखिए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, बाकी उपसर्ग अभी इसके बाद करेंगे अपने। तो देखिए यहाँ मैंने इनके अर्थ भी लिख दिए हैं। अर्थ पता होगा तो आपको आसानी से शब्द जो है वो समझ में आ जाएगा। अति उपसर्ग, कुछ तो शब्द ऐसे होंगे जिनके सामने सामने लगा हुआ उपसर्ग आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। देखें, अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा की अधिकता, अधिक है जो वर्षा, अतिवृष्टि। ठीक है, तो सीधा सीधा ही पता चल गया, पेपर में आ जाएगा कि अतिवृष्टि में उपसर्ग कौन सा है, तो आप लगा दोगे ना आराम से, अति उपसर्ग है। लेकिन देखिए यहाँ देखें अत्याचार, यहाँ मैंने खाली जगह इसीलिए छोड़ी है, अत्याचार। इसका अपने करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 उपसर्ग सामने आ रहे हैं। किसी किसी शब्द में 2-2 उपसर्ग भी सामने आएंगे, या किसी शब्द में 1 उपसर्ग और 1 प्रत्यय भी आएगा। इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो अति उपसर्ग तो यहाँ निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, अति उपसर्ग यहाँ निकल गया। 1 उपसर्ग और है, देखो, अति प्लस आ प्लस 4। तो ये 2 उपसर्ग हो गए। एक तो अति उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। आ गया समझ में, अच्छी तरह से देख लेना। और देखें, अत्याधिक, आधुनिक, अति प्लस आधुनिक। ठीक है, अति प्लस इत क्या बन जाएगा, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ई प्लस ई मिल जाएगा, ई बन जाएगी, बन जाएगा अतीत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि उपसर्ग जो होंगे वो सभी छोटी ई और छोटे ऊ वाली मात्रा वाले होंगे। अब देखिए, मान लो ये पेपर में आ गया, अभी अतीत में उपसर्ग कौन सा है, आपके पास ये ऑप्शन आ गए, अति, अत। तो बताओ इसमें से कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो अपने भी क्या कर देते हैं, बड़ी ई की मात्रा कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा। क्या है इसका उत्तर, उपसर्ग हमेशा क्या होंगे, छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा वाले होंगे। संधि भी करके देख लो आप। ठीक है, संधि करके देख लो, अति प्लस इत बन जाएगा अतीत। तो ये हो गया, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अति प्लस अल्प क्या बन जाएगा, अत्यल्प। अब देखें अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में देखें इसका अर्थ क्या होता है, अधिक या प्रधान, जो ज़्यादा है या प्रमुख है या प्रधान है। अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस आदेश। अब देख लें यहाँ, अधि प्लस आ प्लस देश, ये है मूल शब्द, ये भी इसमें उपसर्ग है और ये भी इसमें उपसर्ग है। यदि 2 उपसर्ग वाला पूछे तो ये उत्तर हो जाएगा। भी कौन से में 2 उपसर्ग हैं, तो ये इसमें भी और इसमें। और देखें, अधिक्षण, अधि प्लस ईक्षण, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, आपको ये कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, अधि प्लस इन। ठीक है, अधीन, अधि प्लस स्थाता, अधि प्लस स्थाता। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, उपसर्ग कौन सा आ जाएगा, अधि उपसर्ग आ जाएगा। अब देखें अगला उपसर्ग कौन सा है,
अनुपसर्ग, अनु अर्थ क्या होता है समान या पीछे, अनुचर, अनुवाद, इसमें तो साफ पता चल रहा है। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, कौन सी संधि है, यण संधि है, अनु प्लस एषण। अनु प्लस उदित, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, अनु प्लस उदित। संधि करते ही उपसर्ग बाहर आ जाएगा, ध्यान में रखना। अनु प्लस ज, ज मतलब जन्मा, यानी कि पीछे जन्मा है जो, कौन, छोटा भाई होता है ना, अनुज, अग्रज बड़ा भाई। अनु प्लस छेद, यहाँ कौन सी संधि है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अनु प्लस छेद, तो इसमें उपसर्ग क्या आ जाएगा, अनु उपसर्ग आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। आप देखें अप उपसर्ग, अप का मतलब विपरीत या बुरा होता है। अप शब्द, अपव्यय, अब तो अपव्यय को देखें आप, समझे इसे। अप प्लस वी प्लस आई, अब इसमें दो उपसर्ग हैं, ठीक है। एक तो कौन कौन सा, अप उपसर्ग, एक वी उपसर्ग, दो उपसर्ग इसमें आ जाएंगे। अप प्लस ईक्षा, अपवर्तन, अपवर्तन मतलब सीधा ही पड़ा है, वर्तन, वर्तन के साथ क्या लग गया, अप लग गया, ठीक है, अर्थात मार्ग से क्या हो जाना, विचलित हो जाना। अपमान, मान का अपमान हो गया, विलोम शब्द हो गया, अपशकुन, तो इसमें उपसर्ग सीधे सीधे ही पता चल रहे हैं, अप उपसर्ग हैं। और देखें अभ्यागत, अभि प्लस आगत, अभिषेक, यहाँ देखें व्यंजन संधि, अभि प्लस सेक। यदि आपसे मूल शब्द इसमें पूछ लिया जाए तो शेक नहीं, क्या होगा, सेक होगा। अभि प्लस उदय, अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब क्या होता है, याचक होता है। याचक मतलब याचना करने वाला, जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी मतलब विद्या की याचना करने वाला। वो अर्थी दूसरी होती है, ठिकटी, अरथी, र पूरा होता है उसमें। कहाँ पे थे अपने, अभि प्लस न्यास, यहाँ पे भी दो उपसर्ग हैं, देखो अभि प्लस नी प्लस आस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अभिन्यास में मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द होगा ये उपसर्ग है और ये भी उपसर्ग है। और देखें अभि प्लस ईप्सित, ठीक है। अब देखें अव उपसर्ग, ये तो सीधा सीधा ये अवनति, अवज्ञा, अवगुंठन, अवगुंठन मतलब घूंघट, घूंघट, अवतार, अवरोध, सीधा सीधा ही इसमें तो बन रहे हैं। आ में भी सीधे सीधे बन रहे हैं, आजन्म, आदेश, आमरण, आ जानू, आ प्लस जानू, जानू मतलब घुटनों तक, ठीक है। आ का मतलब क्या है, तक, तो समझ में आ रहा है, जानू मतलब घुटने और आ मतलब तक, यानी कि घुटनों तक। आपात, आसन, आसन का मतलब क्या होता है, आ प्लस सन अर्थात निकट। आभूषण, अब देखें उद या उत, वैसे तो उद उपसर्ग ही है, उत अगर आ जाए तो भी अपने उसको सही मानेंगे पेपर में, ठीक है। मूल जो था वो उद था, उद से क्या बन गया, उत हो गया। अब देखिए उन्नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति। उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उच्छ्वास, इसे देखें उत प्लस श्वास, या उद आ जाएगा, उद प्लस श्वास, ठीक है। उच्छ्वास व्यंजन संधि है। उत प्लस लेख व्यंजन संधि, उत प्लस ज्वल, उत प्लस चारण। उप देखें सीधा ही पड़ा है, ये तो उपचार, उपदेश, उपवास, उपन्यास। यहाँ देखें उप प्लस नी प्लस आस, दो उपसर्ग हैं, उप है और नी है, ठीक है। उपांग, उप प्लस अंग, उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष। अब यहाँ देखें उप प्लस अधि प्लस अक्ष, इसमें भी दो उपसर्ग हैं, एक तो अधि उपसर्ग है और एक उप उपसर्ग है, ध्यान में रखना है। अब देखें दुर उपसर्ग, दुहु प्लस लब, इसकी संधि क्या होगी, ये मैं साफ कर दूं, खराब हो गया ये काला काला सा। दुहु प्लस लब क्या बना, दुर्लभ। लेकिन यदि पेपर में आ जाए कि दुर्लभ में कौन सा
उपसर्ग है, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन में। ठीक है, तो आप उत्तर क्या दोगे? इसका संधि तो ये होगी दुहु प्लस लब, लेकिन उत्तर क्या होगा? दुर। मूल जो उपसर्ग है वो दुर ही है, दुर प्लस लब बन जाएगा दुर्लभ। ठीक है, इसी तरह से दुहु प्लस आचार, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से कि दुर प्लस आ प्लस चार। ठीक है, दो उपसर्ग हैं, दुर और आ उपसर्ग। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें और भी शब्द अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हो इनके, मैंने तो ये थोड़े थोड़े बताए हैं समझाने के लिए। दुहु प्लस वासा, दुर प्लस वासा, दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस जन, दुर प्लस गम, दुर प्लस योधन। ठीक है, अब देखें दुस, चाहे ये आ जाए दुष्चरित्र। ठीक है, चाहे दुष्कर्म, चाहे दुस्साहस। ठीक है, अब इसमें तो ये निकल रहा है बाहर, इसमें ये बाहर आ रहा है और इसमें ये बाहर आ रहा है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि कोई सा भी शब्द आ जाए लेकिन इन तीनों में उपसर्ग क्या होगा? दुस ही होगा। अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब नी का देखें, निबंध, निपुण, निपात, ये तो सीधा ही पड़ा है। अब ये अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने आगे चलें। तो आगे देखें, आगे उपसर्ग कौन से हैं? निरुपसर्ग। निर मतलब बिना या बाहर, निर्विरोध, निहि प्लस विरोध। तो उपसर्ग कौन सा आएगा? मैंने आपको अभी बताया ही है, उपसर्ग आएगा निर। निर्वाचन, निहि प्लस वाचन, निर प्लस वाचन। निरभिमान, निर प्लस अभिमान। तो अब देखें, अब इसमें उपसर्ग पूछेंगे आपसे, मूल शब्द पूछेंगे, निर प्लस अभि प्लस मान। तो इसमें मूल शब्द क्या है? मान है, और उपसर्ग है एक और एक दो, दो उपसर्ग है इसमें, निर और अभि उपसर्ग है, ध्यान में रखना है। निरर्थक, निहि प्लस अर्थक, निरपराध, निहि प्लस अपराध। तो उपसर्ग कौन सा आएगा? निर उपसर्ग आएगा। अब देखें, वही अभी मैंने आपको बताया ही था, दुस उपसर्ग में वैसा ही निस उपसर्ग है, चाहे तालव्य श आ जाए, चाहे मूर्धन्य श आ जाए और चाहे दंत्य स आ जाए, तीनों में उपसर्ग कौन सा रहेगा? दुस उपसर्ग रहेगा। यदि निस उपसर्ग रहेगा। यदि पेपर में आ जाए निश्चल में उपसर्ग बताइए, तो ऑप्शन में आएंगे आपके पास निश, नी, निहि और निस। तो उपसर्ग कौन सा होगा? निस उपसर्ग होगा, निश नहीं होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखें, प्र उपसर्ग। प्रबंध, प्र प्लस ऐषण, प्र प्लस ऐषण क्या बन जाएगा? प्रेषण। प्रस्तावना, प्र प्लस स्तावना, प्रस्तावना मतलब आरंभ करना। प्रस्तुत, प्रखर मतलब तेज, प्रयोग। ठीक है, अपि उपसर्ग, अपितु, अपिधान, अपिधान मतलब ढक्कन, और अपिहित मतलब ढका हुआ। परि उपसर्ग देखें, परिवार, परिक्रमा, ये तो सीधा ही है। परि प्लस उषण, पर्यूषण एक पर्व है ना जैन लोगों का। परि प्लस उषण। परिष्कार में यदि पूछ लें मूल शब्द और उपसर्ग पूछ लें, ठीक है, तो इसकी संधि कौन सी है? ये व्यंजन संधि है, परि प्लस कार, और उपसर्ग है ये मूल शब्द है, ये बीच में मूर्धन्य श का आगमन होता है। प्रति उपसर्ग, प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात, इसमें भी दो उपसर्ग आ रहे हैं, प्रति प्लस आ प्लस घात। ठीक है, अब देखें, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशी, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस
इच्छा। आगे देखें वी उपसर्ग, विदेश विख्यात सीधा ही है, वी प्लस आधी। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण, दो उपसर्ग हैं, वी प्लस आ प्लस करण, ये उपसर्ग ये उपसर्ग। वी प्लस अभी प्लस चार, दो उपसर्ग आ गए इसमें, वी प्लस अभी प्लस चार, व्यभिचार। सुपुत्र, सुपरिचित, सुविधा, सुअवसर, सुव्यवस्थित, सीधा ही है ये तो, सुव्यवस्थित। इसका देखें सु प्लस व्यवस्थित, देखें वी प्लस अव प्लस स्थित, तो कितने उपसर्ग आ गए इसमें? इसको देखेंगे, सु प्लस व्यवस्थित, ठीक है। अब व्यवस्थित के टुकड़े करेंगे, वी प्लस अवस्थित, अवस्थित के करेंगे अव प्लस स्थित, तो कितने हो गए? एक, दो और तीन उपसर्ग हो गए हैं सुव्यवस्थित में। अच्छी तरह से ध्यान रखना। आगे देखें सम उपसर्ग, संतोष, सम प्लस चार, सम प्लस शय, सम प्लस न्यासी, सम प्लस रिद्ध, समृद्ध मतलब खुशहाल। अन उपसर्ग, अन प्लस आदि, अन प्लस अंत, अन प्लस एक, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अर्थ, अनर्थ, ठीक है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब अपने करेंगे संस्कृत के जो अव्यय वाले शब्द होते हैं ना, वो भी इसी के साथ कर लेंगे, फिर अपने करेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो अब देखें संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग, इसके साथ साथ ही आगे आगे आप उतारते जाना, सिर्फ ये हेडिंग डाल देना। देखिए पर का मतलब क्या होता है? दूसरा, इसका अर्थ है दूसरा। पर उपकार, देखें यहाँ पर प्लस उप प्लस कार, दो उपसर्ग इसमें निकल रहे हैं। कौन कौन से? पर और उप। केवल उपसर्ग ही नहीं, मूल शब्द भी पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखना कि परोपकार में मूल शब्द कौन सा है? कार है। समझ गए? आगे देखें पराधीन, पर प्लस अधीन। अब इसमें परा उपसर्ग मत लगा देना, परा अधीन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर क्या होगा? पर उपसर्ग होगा। पर प्लस अधीन दीर्घ संधि है। आगे देखें पूर्व, पूर्व का मतलब पहला, पूर्व निश्चित, पूर्वार्ध, पूर्व पक्ष, पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व प्लस अर्ध। पुरा, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन, पूरा अवशेष को देखें, पुरा प्लस अवशेष, ठीक है। प्राचीन है जो अवशेष, तो इसमें अव भी उपसर्ग आ गया, पुरा भी आ गया, मूल शब्द क्या निकलेगा? शेष निकलेगा। ये ध्यान रखना। आगे देखें पुनर, पुनर अर्थात फिर से, जब पुनर्जन्म फिर से जन्म, पुनरुद्धार फिर से उद्धार करना, पुनर्वलोकन फिर से अवलोकन करना। अब पुनर प्लस अवलोकन, ठीक है। अब देखें वापस बन जाएगा अव प्लस लोकन, ठीक है। अब इसमें मूल शब्द क्या बाहर आया? लोक प्लस अन, ये इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है, ध्यान रखना। मूल शब्द क्या है? लोक है, ये ध्यान रखना। अब देखें प्राक, प्राक मतलब पहले का, प्राक कथन यानी मूल पुस्तक से पहले कहा गया कथन। प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, देखो प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है। अब देखें ऐतिहासिक क्या होगा? इतिहास प्लस इक, तो इसमें ये प्रत्यय है और ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। आगे देखें अउपसर्ग यानी नहीं या अभाव, अनादि, अपरिचित, अप्रत्याशित, इसे देखेंगे अप्रत्याशित, ठीक है। अ प्लस प्रत्याशित। अब देखें प्रति प्लस आशित,
अब इसके टुकड़े करेंगे आशा प्लस इत। तो देखें इसमें उपसर्ग कितने हैं, एक उपसर्ग, दो उपसर्ग, दो तो उपसर्ग हैं और एक क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग पूर्व में जुड़ते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द, अब पूछ लें कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है आशा। आ गया समझ में अच्छी तरह से। अब देखें अंतर, अंतर का अर्थ होता है भीतर या मध्य, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्देशीय, अंतर्निहित। ठीक है, अंतः है लेकिन इसका उपसर्ग क्या बाहर आएगा, अंतर ही बाहर आएगा। आविश, आवि ही उपसर्ग है प्रकट रूप में, यानी कि आवि मतलब प्रकट रूप में। आविष्कार, आविर्भाव, आविष्कृत, आवि ही प्लस कृत, आवि ही प्लस कार, आवि ही प्लस भाव। ठीक है, कु उपसर्ग बुरा, कुपुत्र, कुकुर्म, कुपात्र, कुतर्क, कुफल, ये तो आसान है। अमा मतलब पास में, अमात्य, मात्य मतलब मंत्री, अमात्य मतलब जो पास पास में, अमा प्लस आत्य, इसका क्या हो जाएगा, अमा प्लस आत्य, यानी कि जो पास पास में मंत्री रहता है उसे क्या बोलते हैं। यहाँ एक बार छोड़ देती हूँ। अब देखें अमा उपसर्ग, अमा मतलब पास, अमात्य, अमा प्लस आत्य, यानी कि अमा मतलब पास, पास में जो रहता है मंत्री, यानी राजा के जो पास पास में मंत्री रहता है उसे बोलते हैं अमात्य, यानी मुख्य। अमावस्या, अमा प्लस वस्या, अमा मतलब पास, वस्या मतलब रात्रि। वह रात्रि जब सूर्य और चंद्रमा जो है वो उनकी देशांतरीय स्थिति एक जैसी होती है, एक साथ होती है, वो होती है, उस रात को क्या कहते हैं, अमावस्या। का पुरुष, का पथ, का मतलब बुरा है जो पथ, का पुरुष मतलब बुरा है जो पुरुष। न का मतलब अभाव। नास्तिक, न प्लस आस्तिक, यानी कि जो आस्तिक नहीं है। नग, न प्लस ग, न प्लस ग, ग मतलब होता है गमन, जाना, यानी कि न जाया जाए जहाँ, क्या, पहाड़। चिर, चिर का मतलब होता है देर का, अधिक। चिरकाल यानी कि लंबे समय से, चिर परिचित लंबे समय से परिचित। ठीक है, चिरायु। सत, सत मतलब अच्छा, सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस भावना, सद्भावना। समाचार देखेंगे, समाचार, सम प्लस आचार। अब इसके करेंगे टुकड़े, आ प्लस चार, तो मूल शब्द क्या है, चार, और उपसर्ग है सम, और आ उपसर्ग इसमें बाहर आएगा। ठीक है, आगे देखें सदाचार, इसको भी देखेंगे, सत प्लस आ प्लस चार बन जाएगा सदाचार, आ उपसर्ग और सत उपसर्ग। आगे देखें स उपसर्ग, सावधान, स प्लस अवधान, सोल्लास, इसे देखेंगे स प्लस उल्लास, और उल्लास का करेंगे तो उद प्लस लास। ठीक है, तो ये दो उपसर्ग और ये मूल शब्द बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सपत्नीक, ये देखें स प्लस पत्नी प्लस इक, तो इसमें एक तो उपसर्ग है और ये क्या है, प्रत्यय। तो सपत्नी, सपत्नी किसे बोलते हैं, पत्नी सहित, यानी पत्नी के साथ में। आगे देखें साहित्य, साहित्य, स प्लस हित प्लस य, अच्छी तरह से ध्यान रखना, स प्लस हित प्लस य प्रत्यय लगा है, तो प्रथम शब्द में जब प्रत्यय करवाऊंगी तब आपको बता दूंगी कि यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा। स का स अगर की मात्रा है तो आ में बदल जाएगी, बन जाएगा साहित्य, ये त आधा हो जाएगा, यानी यहाँ जो भी मात्रा है वो हट जाएगी और ये त आधा और बन जाएगा साहित्य। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, स, और प्रत्यय है य। ये थे अपने संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग। अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ जाएगा, और जो यहाँ समझाया है उसे भी कॉपी पर उतारें, अच्छी तरह से याद रहेगा। अब अपने करेंगे हिंदी के
उपसर्ग। हिंदी में मैंने आपको बताया था कि तद्भव वाले शब्द आएंगे और उसमें संस्कृत के उपसर्ग में तत्सम वाले आएंगे। तो अ उपसर्ग, अ मतलब नहीं, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। अजान, अलग, अकाज, अछूता, देखते ही पता चल रहा है कि इसमें अ उपसर्ग है। अन उपसर्ग, एक अन उपसर्ग भी मैंने आपको बताया था ना, ये किस में था? संस्कृत में था ये, ठीक है। अब ये आया हिंदी वाला अन, जिसके नीचे हलंत नहीं है। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, अनखाया, अनहोनी, देखते ही पता चल रहा है। होनी, अन प्लस होनी, अनहोनी। अध उपसर्ग, अध उपसर्ग उसमें भी था, उसमें कौन सा था? अध, संस्कृत के अव्यय शब्दों में, यानी अधोगति, ये कौन से थे? ये संस्कृत वाले अव्यय वाले उपसर्ग थे, और ये कौन से हैं? हिंदी वाले हैं, इतना ही ध्यान रखना है। अधमरा, अध कचरा, अध यानी कि आधा, आधा जला हुआ, आधा पका हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या था? नीचे। अधा का मतलब क्या था? नीचे। अब देखें औ, औ उपसर्ग, अव उपसर्ग से ही बना है ये। अव मतलब बुरा या नीचे, अवगुण, अवसर, अवतार, ठीक है। आगे देखें नी उपसर्ग, नी मतलब विपरीत। निकम्मा, निहत्था, निकम्मा, विपरीत हो गया ना, कम्मा का, काम करने वाले के विपरीत। निकम्मा, निहत्था, निडर, निधड़क, एकदम आसान है हिंदी वाले। बिन मतलब अभाव होता है। बिन ब्याया, बिन बोया, बिन बुलाया, देखते ही पता चल रहा है। भर मतलब भर पेट, भरपूर, भर कम, भर मार, सिंपल है। चौ मतलब चार, ये संख्यावाचक विशेषण है, उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं अपने। चौराहा, चौमासा, चौपाया, इसी तरह से ती उपसर्ग भी हो गया, तीसरा, ती मंजिला, ठीक है, ये हो जाएगा। दू उपसर्ग, दूरंगा, दुपट्टा, दुनाली, दुमुहा, दुगुना, ठीक है। पर उपसर्ग, ये देखें पर का मतलब, अब उसमें भी था संस्कृत वाले में, जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार, ठीक है। लेकिन ये किस में चला जाएगा? ये संस्कृत वाले में आएगा, इसमें भी पर उपसर्ग और ये भी पर उपसर्ग है। पर सुख, पर हित, पर दादा, पर पोता, यानी कि इसमें क्या अर्थ हो जाएगा? दूसरा या प्रमुख हो जाएगा। प्रमुख हैं जो दादा, यानी कि दादा के भी दादा। पोता यानी कि किसका? बेटे का बेटा हो गया पोता, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख हो गए, और इसका अर्थ दूसरा भी होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे। ये एकदम से आसान है, इसे बस आप उतार लें। अब करेंगे अपने विदेशज उपसर्ग। तो अब देखें विदेशज उपसर्ग, जो अपने विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग अपने हिंदी में आ गए हैं, वो वाले उपसर्ग। खुश, खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा, खुश किस्मत, खुशबू, खुश मिजाज, है ना, ये हो जाएंगे इसमें। ऐन, ऐन का मतलब क्या होता है? ठीक, ऐन वक्त, यानी कि अपने कहते हैं ना कि ऐन वक्त पे वो आ गया। ऐन वक्त मतलब ठीक वक्त पर आ गया। तो ऐन का मतलब अगर पता होगा तो अच्छी तरह से उपसर्ग बाहर आ जाएगा और अर्थ भी समझ में आ जाएगा। ऐन मौका, ऐन इनायत, इनायत मतलब सच्ची कृपा। ऐन वक्त पर क्या हो गई? सच्ची कृपा हो गई ईश्वर की, ठीक है। अब देखिए कम, कम का मतलब होता है न्यून, कम सिन, कम अकल, कमजोर। एक मैं और बताना भूल गई, अभी आपको करवाए थे ना जो हिंदी वाले उपसर्ग, उसमें एक था उन उपसर्ग, ठीक है। उनका मतलब क्या था? एक कम, ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था 19, यानी एक कम 20, उन प्लस 20 क्या होगा? उन प्लस 20, हिंदी वाले उपसर्ग का बता रही हूँ मैं, छूट गया ये। अब देखें 49, ठीक है, एक कम 50, और देखें 69, एक कम 70, 39, एक कम 40। तो ये सारे मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हिंदी वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें समझाया हुआ नहीं है, लिखा दिया था, ठीक। आगे चले। बद, बद उपसर्ग, बद मतलब बुरा, बदकिस्मत, बद मिजाज, बदबू। बा का मतलब होता है साथ में या अनुसार, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं भाई।
बाकायदा, ये शब्द भी सारे कौन से हैं, अरबी फारसी वाले हैं। बाकायदा, बाइज्जत यानी कि कायदे के अनुसार, इज्जत के साथ। बामुलाइजा, आपने कहते हैं ना बामुलाइजा, होशियार यानी कि लिहाज के साथ सभी होशियार हो जाएं। बाअदब, अदब के साथ। बे का मतलब होता है अभाव यानी बेहिसाब। बेनाम, बेरहम, बेधड़क। ला का मतलब होता है बिना। ला इलाज यानी इलाज के बिना। लाचार, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। लापता, जिसका कोई पता नहीं। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं। ना का मतलब होता है बिना यानी ना लायक, ना काम, ना खुश। आसान है। सर का मतलब होता है अच्छा यानी सरदार, सभी दारों में जो अच्छा है वो सरदार। सरपंच, सबसे जो प्रमुख है वो है सरपंच। सरकार, अच्छी तरह से करने वाली क्या है, सरकार। सरफरोश, हम का मतलब होता है समान। हम सफ़र, हम उम्र, हम दम, हम वतन। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर वक्त, हर रोज़, हर घड़ी, हर बार। तो ये थे विदेशी उपसर्ग। अगली वीडियो में अपने प्रत्यय करेंगे और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।